हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल की मैराथन के बारे में। और इसके माध्यम से आज हम भारत के भूगोल की मैराथन पढ़ने वाले हैं। और इस मैराथन में मैंने लगभग 600 प्रश्न लिए हैं और इसके माध्यम से हम भारत के भूगोल का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो इसके माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो ये जो मैराथन है ये 2 पार्ट में आएगी, क्योंकि 600 प्रश्न जो हैं वो बहुत ही अधिक हो जाते हैं। और इसके अगर हम सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। इसके माध्यम से हम 2 वीडियो में इन 600 प्रश्नों को करने वाले हैं। और अपने जो भारत की भूगोल की मैराथन है इसके माध्यम से भारत के भूगोल का कंप्लीट रिवीजन करेंगे हम। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आप उनमें शेयर भी कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो यदि बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भारत देश किस महाद्वीप में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी हमारे भारत से संबंधित भारत की स्थिति या भारत की, जैसे हम यदि बात करें ओवरव्यू, तो भारत की झीलें क्या हैं, भारत की झीलें, भारत के पठार, भारत के मरुस्थल, भारत के जो भी भारत से संबंधित है, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत एवं बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसके माध्यम से हम वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो आप पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो है भारत के भूगोल का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 पार्ट में जो आएगी इसको दोनों वीडियो को आप देखना, और इसके माध्यम से आपका जो है कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो आप जब देखेंगे तो आप खुद ही फीडबैक देंगे और कमेंट में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, पहले बेसिक नॉलेज से हम समझेंगे और इसके बाद हम धीरे धीरे गहराई में बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि भारत देश किस महाद्वीप में है। तो हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में हमारा भारत पड़ता है। और एशिया की यदि बात करें तो एशिया में कुल 48 देश आते हैं, जिनमें से एक हमारा भारत भी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार से ये बेसिक प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भारत जो है हमारा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। जैसे यदि बात करें, ये हो गई जीरो डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिण का भाग होता है इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। लेकिन एक ग्रीनविच मीन टाइम होता है जो कि 0 डिग्री देशांतर होता है। इसके अगर जो पश्चिम में देखें तो हो जाता है ये पश्चिमी गोलार्ध, और जो इसके पूर्व में होता है ये हो जाता है पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार से ये पूर्व और पश्चिम के लिए 0 डिग्री देशांतर उत्तरदायी होता है, और उत्तर और दक्षिण गोलार्ध के लिए 0 डिग्री अक्षांश। हालांकि मैं अक्षांश और देशांतर वाली वीडियो में आपको बता भी चुका था, लेकिन आपको यहाँ भी बता रहा हूँ। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न की तरफ। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। यदि हम अपने भारत की बात करें तो हमारा भारत जो है, जैसे एक ओवरव्यू समझते हैं, तो हमारा भारत इस प्रकार से है, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ तक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, और यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट। तो हमारा भारत जो है, हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और अगर देशांतरीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, तो जो भी बातें हैं हम इनको समझते चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के पूर्वी और पश्चिमी के बीच देशांतर का विस्तार है। यदि हम बात करें, जैसे हमारा भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है एवं हमारे भारत का जो पश्चिमी राज्य है, इसके बीच यदि बात करें तो इन दोनों के बीच लगभग 30 देशांतर का अंतर पड़ जाता है। इन दोनों के बीच 30 देशांतर का अंतर पड़ता है, और इसी के माध्यम से लगभग 30 देशांतर पड़ता है। तो 2 घंटे का जो है अंतर पड़ जाता है पूर्वी और पश्चिमी भाग में हमारे भारत में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं।
अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा सबसे पूर्वी राज्य है, और गुजरात जो कि हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है। तो इन दोनों में यदि बात करें कि समय में कितना अंतर है, तो लगभग 2 घंटे का 2 घंटे समय का अंतर पड़ जाता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। ठीक है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आप जो है याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया है। तो हमारे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इतना बढ़ता है हमारे भारत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में हमारा भारत जो है 7वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है, तो हमारा भारत जो है 7वें नंबर पर आ जाता है। हालांकि मैं आपको यदि बता दूं तो रूस जो है, रूस का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 17 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है रूस का क्षेत्रफल है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कनाडा। तो कनाडा का लगभग 9.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है पड़ जाता है कनाडा का। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है अमेरिका। अमेरिका का लगभग 9.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है अमेरिका का पड़ जाता है। चौथे नंबर पर आ जाता है चाइना 9.5। तो इन चारों को आप याद कर सकते हैं। बाकी जो है इसके बाद जैसे ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अपना भारत 7वें नंबर पर। तो ये जो है मैंने आपको मिलियन में बता दिए। 17.1 मिलियन जो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो है रूस का क्षेत्रफल है। और इसके बाद 9.9 मिलियन, मैं आपको जो है इनके चित्र भी दिखा देता हूँ। तो हालांकि आपने देख लिए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अगर भारत का स्थान आपसे पूछा जाए तो चीन जो है वो पहले नंबर पर आ जाता है, और हमारा भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। तो जनसंख्या जो है हमारे भारत में बहुत ही अधिक है। नेक्स्ट यदि बात करें तो हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है, तो हमारे भारत में जैसे दशकीय आधार पर जनगणना होती है। तो 2011 में जनगणना हुई थी, जिसके और 2021 में जो है जनगणना होनी थी, लेकिन अभी भी उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, और ना ही अभी रिजल्ट आएगा तो जो है आंकड़े चेंज होंगे। तो अभी जो है जनगणना उसी 2011 वाली जो जनगणना है उसी को मान्यता प्राप्त है। और 2011 के अनुसार हमारे भारत में 121 करोड़ जो है जनसंख्या भारत में पाई जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्तमान में लगभग 130 करोड़ प्लस जनसंख्या हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो नेक्स्ट प्रश्न है समझते हैं इसको। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। हमारा भारत है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर पड़ता है। जैसे उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, अगर पूछा जाए पूर्व से पश्चिम तो हो जाता है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है, तो 2933 किलोमीटर। ये है पश्चिम और ये है पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व तक जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है वो 3214 किलोमीटर हमारे भारत का विस्तार है। नेक्स्ट हमारा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। जो हमारा भारत है, भारत की यदि बात करें तो स्थलीय सीमा हमारे भारत की 15,200 किलोमीटर लंबाई है हमारे भारत की स्थलीय सीमा की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। जो हमारे भारत के तट होते हैं, जैसे गुजरात से लेकर यदि बात करें तो दक्षिण में केरल तमिलनाडु तक, और उसके बाद पूर्व में पश्चिम बंगाल तक हमारे भारत की जो है इस तटीय सीमा है। लेकिन यदि बात करें तो तटीय सीमा में जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया जाता है। तो हमारे भारत की यदि तटीय सीमा की लंबाई पूछेगी तो इसमें जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा भी जोड़ ली गई है। तो इसलिए 7516.6 किलोमीटर जो है भारत की तटीय सीमा की एक कुल लंबाई हो गई। लेकिन नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो 168 किलोमीटर है। जो कि यदि हम बात करें कि कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, तो सबसे पहले पड़ता है जो पश्चिमी तट से हम प्रारंभ करते हैं तो गुजरात पड़ता है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र पड़ता है, और यहीं पर जो है दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव
जो है, जो कि दो मिलकर एक केंद्रशासित प्रदेश बन गए हैं, तो वो भी इनके दोनों गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में पड़ते हैं। तो पहले गुजरात और इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद पड़ता है गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, ये तो हो गए जो है पश्चिमी तट पर। और जो पूर्वी तट पर पड़ते हैं उनकी यदि बात करें तो तमिलनाडु, इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पड़ता है। इसके बाद उड़ीसा के बाद पड़ जाता है पश्चिम बंगाल। तो 5 जो राज्य हैं वो पड़ते हैं पश्चिमी तटीय सीमा पर, और 4 राज्य पड़ते हैं 4 राज्य पड़ते हैं पूर्वी तटीय सीमा पर। तो इस प्रकार से 9 राज्य जो हैं वो भारत की जो तटीय सीमा है इससे लगे हुए हैं, 9 राज्य। और हालांकि मैंने वो प्रश्न भी लिए, आगे हम उनको भी पढ़ेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, भारत की मुख्य भूमि की अगर तटीय सीमा आपसे पूछी जाए तो आप 6100 किलोमीटर ही देंगे। लेकिन अगर भारत की तटीय सीमा की लंबाई कुल पूछा जाए और तो आप 7516.6 किलोमीटर ही देंगे। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जो सीमा है उसको भी शामिल कर लिया जाता है। और जब मुख्य भूमि अगर आपसे पूछी जाएगी तो मुख्य भूमि हमारी जो लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार है इसकी जो सीमा है उसको शामिल नहीं करते मुख्य भूमि में, तो इसलिए 6100 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, उसको सुनते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारत क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल में है, तो इसलिए भारत का जो है एक उपमहाद्वीप बन जाता है, जिसके अंदर जो है 5 देश आते हैं। जैसे भारत हो गया, और भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर भूटान। इस प्रकार से इन देशों को मिलाकर जो है 5 देश हैं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम समझते हैं आगे। कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं? तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और मानक समय रेखा जिसको जो 82.5 डिग्री है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, इसको कहते हैं कर्क रेखा। और 82.5 डिग्री जो पड़ता है, 82.5 डिग्री इस और देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको कहते हैं मानक समय रेखा। तो दोनों को सबसे पहले तो यही याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको याद करना जरूरी है कि कर्क रेखा कहते किसे हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं मानक समय रेखा। अब हम पढ़ते हैं अपने जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको सुनते हैं। तो कर्क रेखा और मानक समय रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं? तो कोरिया जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, कोरिया जिला छत्तीसगढ़। यही छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा और मानक समय रेखा, ये दोनों को, जैसे जो मानक समय रेखा वो इस प्रकार से आती है और कर्क रेखा इस प्रकार से, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला। यहीं ये दोनों एक दूसरे को जो है काटती हैं। और कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं और मानक समय रेखा पर भारत के 5 राज्य स्थित हैं। यदि कर्क रेखा की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने प्रश्न भी लिया है तो उसमें समझा दूंगा। तो आगे चलो हम प्रश्न के माध्यम से ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? यदि भारत का मानक समय पूछा गया आपसे कि कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के निकट नैनी स्थान है, यहीं से भारत का मानक समय गुजरता है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का मानक समय देशांतर है। तो हमारा भारत का मानक समय अगर पूछा जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि मैं ऊपर भी आपको बता दिया था मैंने। तो आपको याद रखना है कि भारत का मानक समय अगर आपसे पूछा जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही आप उत्तर देंगे। और अगर आपसे कर्क रेखा पूछी जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो उसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, समझते हैं। भारत का मानक समय जो IST, जिसे मैं समझा देता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे कहते हैं भारत का मानक समय। तो ग्रीनविच, जो कि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर जो है मैंने आपको बताया था, तो 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच कहते हैं। तो इससे हमारा भारत का मानक समय कितना आगे, ये प्रश्न पूछा गया है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट जो है हमारा भारत का मानक समय ग्रीनविच से आगे है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप बिल्कुल याद रखें। भारत का मानक समय 82 डिग्री, तो भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये हमारे भारत के 5 राज्यों से गुजरता है।
तो सबसे पहले बात आप ये याद रखें कि भारत का मानक समय जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और इस पर हमारे भारत के 5 राज्य स्थित हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण के रूप में आप याद करेंगे, क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये रेखा गुजरी हुई है, तो हमारे भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो 5 राज्यों में पड़ता है सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, उसके बाद पड़ता है मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। तो ये जो है क्रम से ही मैंने लिखे हैं, और ये उत्तर से दक्षिण के रूप में जो है स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। तो सबसे उत्तर में पड़ता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। तो ये 5 राज्य जो हैं वो बिल्कुल क्रम से उत्तर से दक्षिण के रूप में लिखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो है रांची। रांची यदि बात करें झारखंड की राजधानी है रांची, और ये कर्क रेखा पर स्थित है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है उसको सुनते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? भारत के कुल कितने पड़ोसी देश जो हैं उनकी सीमा हमारे भारत से लगती है? तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो यदि बात करें 16 राज्य जो हमारे भारत के 16 राज्य, आप मैप देखेंगे जो अपडेटेड मैप आया हुआ है, उसमें जो है यदि बात करें कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जब आप अपडेटेड मैप लाएंगे तो उसमें क्या है कि 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो हमारे पड़ोसी देशों से ये लगते हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा से लगे हुए हैं? तो हमारे भारत के जो है 8 राज्य लगे हुए हैं। 8 राज्य लगे हुए हैं। और कौन कौन से? तो मैं आपको, क्योंकि कर्क रेखा इस प्रकार से गुजरती है, तो ये जो है पश्चिम से पूर्व के रूप में आपको याद करना है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे नंबर 1 पे है पश्चिम में गुजरात, राजस्थान। राजस्थान जो है सबसे पश्चिम में पड़ता है राजस्थान। इसी प्रकार से पश्चिम से पूर्व के रूप में एक क्रम है, आप समझते हैं। राजस्थान पड़ता है, फिर पड़ता है गुजरात, फिर पड़ता है मध्य प्रदेश, और उसके बाद छत्तीसगढ़ पड़ता है, इसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इसी प्रकार से ये बिल्कुल क्रम से ही है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य जो हैं वो भारत के कर्क रेखा से गुजरते हैं। और कर्क रेखा भारत को बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और कर्क रेखा के जो दक्षिण का भाग होता है उसे हम प्रायद्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कर्क रेखा से गुजरती है और इस प्रकार से बन जाता है प्रायद्वीप। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको हम समझते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? यदि आपसे पूछा जाए कि हमारा भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा जो है सबसे छोटी है, तो गोवा की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, 101 किलोमीटर है। और यदि बात करें जो हमारे समुद्र तट रेखा से लगे हुए राज्य हैं उनकी संख्या 9 है। 9 राज्य हमारे भारत के समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, जिसे 9 राज्य लगे हुए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत के लगे हुए हैं। जैसे यदि बात करें 4 केंद्र शासित प्रदेशों की, तो 9 राज्य मैं आपको पहले भी बता चुका था। जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको समझ लेते हैं। एक है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा है पुदुचेरी, और चौथा है दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव। तो दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं दीव एक ही है, और लक्षद्वीप और पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, ये 4 पड़ते हैं जो कि भारत की तटीय सीमा से लगे हुए हैं। आप समझ लेते हैं इसके माध्यम से। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो ऐसा कौन सा राज्य जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गुजरात। सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर बड़ी पूछा गया है। तो छोटी के रूप में तो गोवा है जो कि 101 किलोमीटर जिसकी लगती है, और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। गुजरात की जो समुद्र तटरेखा है वो 12 से 14 किलोमीटर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी भारत से स्पर्श होती है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से सबसे अधिक लगती है? तो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की यदि बात करें तो बांग्लादेश की सीमा हमारे भारत के 5 राज्यों से लगती है, और जो है 4096 किलोमीटर लगती है। तो सबसे अधिक सीमा जो है 4096 केवल बांग्लादेश की सीमा ही हमारे भारत से लगती है। और बांग्लादेश से हमारे भारत के 5 राज्य हैं, इनको हम आगे क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करता है? तो बांग्लादेश की यदि बात करें तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करता है? तो 5।
तो बांग्लादेश के जो हैं भारत के 5 राज्य लगते हैं। जैसे पहले बात करें तो सबसे पहले पड़ता है पश्चिम बंगाल, जिसे मैंने इंग्लिश में लिखा है शॉर्टकट में तो वेस्ट बंगाल। तो इसलिए पश्चिम बंगाल जो है सबसे पहले लगता है। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, दूसरा लगता है असम, तीसरा लगता है मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पाँचवा मिजोरम। तो ये 5 राज्य जो हैं बांग्लादेश से हमारे भारत के लगते हैं। और सीमा जो है वो कितनी लगती है, तो 4096 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है बांग्लादेश से, जो कि सबसे अधिक है सभी देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब भारत चीन की सीमा की लंबाई कितनी है। तो हमारे भारत की और चीन की सीमा की यदि बात करें तो 3488 किलोमीटर हमारे भारत की और चीन की सीमा, हमारा भारत जो है वो चीन से सीमा बनाता है। तो 3488 किलोमीटर। और यदि बात करें तो कौन से कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि मैं आपको बता भी देता हूँ। 4 राज्यों की यदि बात करें तो जो चीन है, चीन से हमारा पड़ता है लद्दाख लगता है 1 केंद्र शासित प्रदेश। जो लद्दाख है वो 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है चीन से। और 4 राज्य जो हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले लगता है हिमाचल प्रदेश, जो कि एक राज्य है। हिमाचल प्रदेश फिर लगता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, इसके बाद लगता है सिक्किम और चौथा लगता है अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्यों की सीमा हमारे भारत की चीन से लगती है। और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि जो है यदि बात करें तो लद्दाख है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है। यदि भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई आपसे पूछी जाए तो 3322 किलोमीटर जो है हमारा भारत की पाकिस्तान से सीमा लगती है। और इस सीमा पर कितने राज्य मुख्य शासित प्रदेश हैं, तो 3 राज्य हैं। 3 राज्य लगते हैं, मैंने स्टेट लिखा है तो 3 स्टेट और 2 यूटी, अर्थात यूटी को यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, अर्थात यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने यूटी जहाँ पर लिखा है आप समझ जाइए कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात हो रही है। और यस अगर मैंने लिखा है तो आप समझ जाइए कि राज्य की बात हो रही है। तो 3 राज्य प्लस 2 यूटी जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा पे लगते हैं हमारे भारत के। अब 3 राज्य कौन से हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले लगता है पाकिस्तान से गुजरात, फिर लगता है राजस्थान और इसके बाद लगता है पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्य हो गए। और 2 यूटी कौन थे, तो लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, ये 2 लगते हैं। अब हम और एक बात बता दूं मैं आपको, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उसे कहते हैं रेड क्लिफ सीमा। और जो भारत एवं चाइना के बीच है इसे कहते हैं मैकमोहन। और जो बांग्लादेश और भारत के बीच में, क्योंकि बांग्लादेश जो था इसकी यदि बात करें तो 1971 में तो इसकी स्थापना हुई थी। और दूसरी बात, जो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, तो पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में एक ही रेखा खींची गई थी जो कि रेड क्लिफ। तो अगर बांग्लादेश और भारत के बीच पूछ जाए, हालांकि पूछी नहीं जाती कभी, लेकिन आप याद कर सकते हैं, तो रेड क्लिफ भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ ही है, लेकिन हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा वाला राज्य। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो हमारे भारत का है राजस्थान। राजस्थान की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है। यदि हमारे भारत और नेपाल की सीमा की बात करें तो 1751 किलोमीटर भारत एवं नेपाल की सीमा है। और इस पर भी हालांकि जो भारत और नेपाल की सीमा है इससे एक प्रश्न पूछा गया था यूपी SSSC पैड में कि जो भारत और नेपाल की सीमा पर, मतलब भारत की जो सीमा है वो नेपाल से कितने राज्य जो है सीमा स्पर्श करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो 5 राज्य हैं जो कि नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं। और इसकी सीमा कितनी है, तो 1751 किलोमीटर इसकी सीमा है भारत और नेपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और नेपाल सीमा से लगे राज्य हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि 5 राज्य जो हैं भारत और नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। और कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले लगता है उत्तराखंड, यूके मैंने लिखा है तो उत्तराखंड, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार लगता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। तो ये 5 राज्य जो हैं और सीमा बनाते हैं भारत और नेपाल से, हमारे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चनों को समझते हैं, भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है। तो हमारे भारत की जो म्यांमार से सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर ही लगती है। 1643 किलोमीटर लगती है भारत की म्यांमार से। और कौन कौन से राज्य लगते हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, दूसरा लगता है नागालैंड। ये उत्तर से दक्षिण के रूप में लिखे हुए हैं। सबसे उत्तर में, क्योंकि म्यांमार जो है वो इस प्रकार से लगता है, हमारे भारत की इस प्रकार से सीमा है और म्यांमार की इस प्रकार से, उत्तर से दक्षिण के रूप में मैं बता रहा हूँ आपको। तो सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ये चारों राज्य जो हैं उत्तर से दक्षिण के रूप में लगे हुए हैं। और यही 4 राज्य जो हैं म्यांमार से हमारे भारत की सीमा बनाते हैं। कितनी, तो 1643 किलोमीटर।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। भारत भूटान सीमा की लंबाई कितनी है? यदि आपसे पूछा कि भारत की भूटान से सीमा कितनी लगती है तो मात्र 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर सीमा ही भारत की भूटान से लगती है। और भूटान से जो है हमारे भारत के 4 राज्य लगते हैं। एक है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम लगता है। पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है और असम की भी लगती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य जो हैं वो हमारे भारत की भूटान से सीमा बनाते हैं। और कितनी? तो 699 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्रश्न, और भारत का कौन सा राज्य भूटान की सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो भारत का कौन सा राज्य जो भूटान की सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो उसका नाम है असम। असम जो है, यदि बात करें तो असम बांग्लादेश से भी 2 बार सीमा बनाता है और भूटान से तो सबसे लंबी सीमा असम ही बनाता है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्रशासित प्रदेशों से स्पर्श होती है? क्योंकि अफगानिस्तान जो है, इससे यदि बात करें तो हमारा जो पहले था जम्मू कश्मीर राज्य, लेकिन उसका 31 अक्टूबर 2019 को जो है राज्य से 2 केंद्रशासित प्रदेश बना दिए गए। तो जम्मू कश्मीर को लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया गया था। तो पहले था एक राज्य, लेकिन अब वर्तमान में 2 केंद्रशासित प्रदेश के रूप में बढ़ गया है। लेकिन अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख यूनियन टेरिटरी, मैंने आपको बताया कि केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ पे मैं यूटी लिखूँ तो आप समझ जाइए कि यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। तो अफगानिस्तान की सीमा हमारे भारत के केवल लद्दाख से लगती है, ठीक है। तो कितनी लगती है? तो मात्र 106 किलोमीटर सीमा ही लगती है, और जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये उस क्षेत्र से लगती है जो कि POK, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पाक अधिकृत क्षेत्र, वहीं से लद्दाख की सीमा लगती है। हम नेक्स्ट प्रश्न को समझ लेते हैं। यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? असम और अरुणाचल प्रदेश, तो उसका नाम है संकोच नदी। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो भारत का यदि सबसे दक्षिणी बिंदु हमसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का द्वीप है एक, ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो ग्रेट निकोबार जो है, ग्रेट निकोबार पर ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। और इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इंदिरा पॉइंट की यदि बात करें तो ये 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट पर जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। और इंदिरा पॉइंट से हमारे भारत की जो सीमा है, यदि बात करें, जैसे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट से जो कर पड़ती है भूमध्य रेखा, जैसे ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, और यहाँ पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट से जो भूमध्य रेखा की लंबाई केवल 876 किलोमीटर ही रह जाती है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, तो उसको भी मैंने लिया है इसमें। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखें। और लाहिचिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 4 नाम हैं, हालांकि आप इसको महत्वपूर्ण रूप से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? अगर सबसे उत्तरी बिंदु पूछा जाए आपसे तो इंदिरा फॉल। दोनों में इंदिरा लगा है, तो आप कन्फ्यूज ना हो। इंदिरा पॉइंट जो कि दक्षिणी है और इंदिरा फॉल जो कि सबसे उत्तरी है। उत्तरी वाला जो है वो लद्दाख में स्थित है, POK वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? अगर सबसे पश्चिमी बिंदु पूछा है तो ये सरक्रीक है। सरक्रीक जो कि गुहार मोती के पास पड़ता है और ये गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में स्थित है और सबसे पश्चिमी बिंदु के नाम से जाना जाता है, जिसे सरक्रीक कहते हैं। तो आप इसे भी याद रखते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु के रूप में कीबिथु या बालागू को जाना जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबिथु या बालागू जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको समझते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? हालांकि मैंने आपको बताया था, तो 876 किलोमीटर ही जो है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से दूर है। नेक्स्ट हमारा, भारत एवं चीन के बीच रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत एवं चीन के बीच जो रेखा है उसे हम मैक मोहन के नाम से जानते हैं।
भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेखा को क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समझते हैं इसको, कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच रेखा को क्या कहते हैं? तो डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वर्तमान में जो अगर पूछा है कि डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा है तो ये भारत और पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। क्योंकि जब डूरंड रेखा खींची गई थी तो उसमें जो पाकिस्तान था वो भारत का ही अंग था, तो इसलिए उस समय तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा खींची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ। हालांकि मैंने प्रश्न चारों आपको पहले ही बता दिए थे, तो डूरंड नहीं बताया था, तो उसको हमने प्रश्न के माध्यम से पढ़ लिया। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भारत पाक जल संधि कौन से देशों के बीच है? तो जो पाक जल संधि है, यदि बात करें पाक जल संधि श्रीलंका एवं भारत के बीच में ये पाक जल संधि पाई जाती है। तो पाक जल संधि के नाम से यदि जानते हैं, और श्रीलंका एवं भारत के बीच में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? यदि सबसे पड़ोसी देश अगर पूछा जाए कि भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, तो हो जाता है श्रीलंका। लेकिन दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी देश हो जाता है इंडोनेशिया, ठीक है, तो इंडोनेशिया के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो आठ राज्यों से लगती है। 8 राज्यों से इस बात करता है जो है उत्तर प्रदेश। भारत के रेगिस्तान क्षेत्र का क्या नाम है? तो हमारे भारत में जो रेगिस्तान क्षेत्र पाया जाता है उसे हम थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, थार डेजर्ट भी कहते हैं। तो ये राजस्थान में स्थित है। और यदि बात करें तो भारत में भी पड़ता है और ये पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो भारत में लगभग ये 62% पड़ता है, बाकी पाकिस्तान में पड़ता है। तो पूछा जाए कि थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। और ये भारत एवं पाकिस्तान दोनों में ही पाया जाता है। और भारत के कौन से राज्य? तो राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के 2 द्वीप समूह क्या नाम है? तो हमारे भारत में 2 द्वीप समूह हैं। इनकी यदि बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये 2 द्वीप समूह जो हैं हमारे भारत में पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी यदि बात करें तो ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप जो कि पड़ता है अरब सागर में, तो ये भी याद रख सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि लक्षद्वीप किस मतलब कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान जो है, दक्षिणी अंडमान, जैसे साउथ मैंने लिखा है एस, तो आप मतलब इसको शॉर्टकट में लिखा है, तो साउथ मतलब दक्षिणी अंडमान में स्थित है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। नेक्स्ट समझते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यदि क्षेत्रफल में हम बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान पड़ता है। और क्षेत्रफल में मैं यदि चाहूँ मैं आपको 4 राज्य बता देता हूँ क्षेत्रफल में। तो सबसे बड़ा तो राज्य हो गया राजस्थान, ठीक है, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश MP, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र MH, चौथे पे आ जाता है UP। तो ये 4 राज्य जो हैं वो क्षेत्रफल में 4 बड़े राज्य हैं। और यदि आपसे जनसंख्या में पूछा जाए तो यदि बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाता है लद्दाख। और यदि बात करें तो लद्दाख तो हो जाता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटे के रूप में लक्षद्वीप को रखा जाता है, और सबसे बड़ा तो लद्दाख आ जाता है। पहले था अंडमान निकोबार, और वर्तमान में लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, तो इसलिए लद्दाख ही सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 19 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो नंबर 1 पे हो जाता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर हो जाता है महाराष्ट्र, और तीसरे पर बिहार। तो इन तीनों को आप क्रम से याद कर सकते हैं। नंबर 1 पे पूरे भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आ जाता है बिहार। और सबसे कम जनसंख्या की यदि बात करें तो हो जाता है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, अगर केंद्र शासित प्रदेश हमसे पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से तो दिल्ली एनसीआर नेशनल कैपिटल ऑफ, मतलब एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन करके इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली जो है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर पूछा जाए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली, अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो हो जाता है लद्दाख। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश। तो आप इनको याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है? तो करता है 10 डिग्री चैनल। जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और यदि इनके द्वीपों की बात करें तो छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच ये जो है 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो आप इनको भी याद करते हैं, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है? जो सैंडल पीक है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और ये उत्तरी अंडमान में जो है पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर की ऊंचाई है, 738 मीटर। तो सैंडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में, नॉर्थ अंडमान जिसे कहते हैं। और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और ऊंचाई तो 738 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है हमारा, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप की यदि बात करें तो मध्य अंडमान जो कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, माउंट हैरियट अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है? जो माउंट हैरियट है इसकी यदि बात करें तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में, और ये एक पर्वत है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इंदिरा पॉइंट जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो यदि बात करें इंदिरा पॉइंट की तो एक किस अक्षांश पर स्थित है? तो मैंने बताया भी था आपको कि 6 डिग्री 4 मिनट पर जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो व्हीलर द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे, अब इसे वर्तमान में APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो भारत के किस राज्य की तट रेखा पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य की तट रेखा पर स्थित है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को वर्तमान में अब अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं और ये उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, श्रीहरिकोटा द्वीप भारत के किस राज्य के तट रेखा पर स्थित है? जो श्रीहरिकोटा यदि इसकी बात करें तो ये एक पड़ती है पुलकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है, उसी में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इसी पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये किस राज्य में पड़ता है? तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको आंध्र प्रदेश दिया है तो आंध्र प्रदेश उत्तर लगाएं और तमिलनाडु दिया है तो तमिलनाडु। और अगर इन दोनों में से, क्योंकि दोनों में से एक ही आपको प्रश्न दिया जाएगा, क्योंकि जो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ये इसकी बात करें तो ये पुलकट झील पे पड़ता है। पुलकट झील जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ती है। तो दोनों में से लेकिन प्रायोरिटी यही रखना कि आंध्र प्रदेश अगर दो तो इसी को उत्तर दें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंबन द्वीप भारत के किस राज्य के तट पर स्थित है? जो पंबन द्वीप है इसकी यदि बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है और श्रीलंका एवं तमिलनाडु के बीच में पड़ता है। तो पंबन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु के तट पर स्थित है। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तो रामेश्वरम की यदि बात करें तो ये पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। तो आपने सुना होगा कि रामेश्वरम कहाँ है? तो पंबन द्वीप पर स्थित है रामेश्वरम, और पंबन द्वीप तमिलनाडु के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंबन द्वीप किस खाड़ी में है? तो पंबन द्वीप की यदि हम बात करें तो हालांकि ऊपर आगे बढ़ा लेते हैं। तो पंबन द्वीप की यदि हम बात करें तो पंबन द्वीप जो है ये पड़ता है मन्नार की खाड़ी में पड़ता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ पड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम सेतु है जिसे एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो राम सेतु जिसे एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं एक किस खाड़ी में? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान कहाँ है? तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम की खान है ये है जादूगढ़ा। जादूगढ़ा कहाँ है? तो ये झारखंड में है। ठीक है, तो जादूगढ़ा में ही यूरेनियम की सबसे महत्वपूर्ण खान है भारत की और ये झारखंड राज्य में स्थित है। तो आप दोनों ही याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है और किन किन से लगती है? तो मैंने यहाँ पर लिखा है,
सबसे पहला है उत्तराखंड, यूके मैंने लिखा है तो यू से, यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है एचपी, हरियाणा से भी लगती है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी लगती है, और राजस्थान से भी लगती है, और झारखंड एवं बिहार। तो 8 राज्यों से हमारे जो उत्तर प्रदेश है हमारे भारत में, तो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? तो 8। कौन कौन से? तो ये सभी हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और बिहार। तो 8 राज्यों से लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे? तो यदि राज्य पूछे जाए कि कितने राज्य समुद्री सीमा से लगे, हालांकि हम इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 9 राज्य जो हैं वो समुद्री तटीय सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने केंद्रशासित प्रदेश तटीय सीमा से लगे हुए हैं? तो 4 हैं। तो 4 केंद्रशासित प्रदेश जो कि मैं आपको बता भी चुका था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह और पुदुचेरी, एवं जो चौथा है वो दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। तो ये 4 केंद्रशासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा है? तो गुजरात। गुजरात जो है इसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है, और कितनी है? तो 12 से 14 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश की सबसे लंबी तटीय सीमा? अगर केंद्रशासित प्रदेश आपसे पूछे जाए तो अंडमान निकोबार की, और कितनी है? तो 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर जो है अंडमान निकोबार की तटीय सीमा है। तो राज्य में अगर पूछा जाए तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है, और केंद्रशासित प्रदेश में तो अंडमान निकोबार की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? अगर राज्य की पूछा जाए कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है तो गोवा की, और कितनी है? तो 101 किलोमीटर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश की तटीय सीमा सबसे छोटी है? अगर केंद्रशासित प्रदेश आपसे पूछा जाए तो राज्य जहाँ पर पूछा जाएगा आप वहाँ पर गोवा देंगे, और केंद्रशासित प्रदेश जहाँ पर पूछा जाएगा वहाँ पर आप लक्षद्वीप को देंगे। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कौन सा राज्य त्रिपुरा, जो कि त्रिपुरा जैसे यहाँ पर मैं प्रश्न बता देता हूँ, जो त्रिपुरा राज्य है उसकी सीमा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरी है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था वो थोड़ा गलत हो गया था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। नेक्स्ट, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, आप ये भी याद कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे से प्रवेश करती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यदि इसकी हम बात करें तो ये यांगयाप दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहीं से प्रवेश करती है हमारे भारत में। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत और जैसे बात करें, तिब्बत जो कि चीन में है, ठीक है, तो तिब्बत चीन में से जैसे नेक्स्ट प्रश्न है ये, तो सांगपो या यरलुंग जंगुओ के नाम से जानते हैं तिब्बत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है तो सांगपो या येलुंग जंगुओ के नाम से। ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछे जा चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहना प्रारंभ किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र कहाँ से कहा जाता है? तो ये जब असम में प्रवेश करती है यहीं से इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो समझ लेते हैं। यदि हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे हम जमुना नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? तो जमुना नदी के नाम से जानते हैं बांग्लादेश को। और भारत में भी एक यमुना नदी है जिसे जमुना भी कहते हैं, तो वो अलग है। और यहाँ पर बांग्लादेश में जब एंटर करती है ब्रह्मपुत्र तो इसे कहते हैं जमुना नदी। अब भी जो समझ लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आपस में कहाँ पर मिलती हैं। यदि बात करें ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, ये दोनों जो है बांग्लादेश में आपस में मिलती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि बांग्लादेश में ये दोनों मिलती हैं। और यदि मैं आपको बताऊं तो जब जैसे हो गई ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती तो इसे कहते हैं जमुना। और ये जो फिगर से समझते हैं। और ये जैसे गंगा नदी आ रही है तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती तो इसे कहते हैं पद्मा। तो मैं बता देता हूँ कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और जब इन दोनों की धारा मिल जाती है तो संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि क्या पसंद था। और मैं आपको बता दूं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में नहीं, जब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र की लगभग
8 प्रमुख सहायक नदी हैं। हालांकि इसकी और भी सहायक नदी हैं, लेकिन मैं आपको 8 प्रमुख सहायक नदी बताऊंगा जिनसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी सबसे जो इसका बायां तट है, इस पर पड़ती हैं 4 नदियाँ जो प्रमुख हैं। एक दिबांग नदी, लोहित नदी, बराक नदी, कपिल नदी। आपको याद रखनी है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दिबांग नदी, लोहित नदी, बराक नदी, कपिल नदी, ये 4 नदियाँ जो हैं इसके बाएं तट पर पड़ती हैं। और जो इधर मैंने बनाया है, तो 4 नदियाँ जो हैं इस पर पड़ती हैं दाएं तट पर। सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, कमेंग। सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, कमेंग, ये 4 नदियाँ जो हैं इसके दाएं तट पर पड़ती हैं। तो इनको आप बिल्कुल याद रखें। सुबनसिरी, मानस, तीस्ता और कमेंग, ये 4 नदियाँ इसके दाएं तट पर और बाएं तट पर पड़ती हैं 4। तो दिबांग, लोहित, बराक, कपिली, ये 4 नदियाँ मतलब इसके बाएं तट पर। तो दाएं तट पर 4 और बाएं तट पर 4, इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गई ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर अपने लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो तिब्बत में बहती है तो इसे कहते हैं सांगपो या एयरलुंगबो। और ये जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इसे कहा जाता है दिहांग नदी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिहांग, ठीक है। दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, जब ये जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये जब असम में प्रवेश करती है तब इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो अब हम पढ़ लेते हैं अपने प्रश्नों को। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा। यदि सुंदरबन के डेल्टा की बात करें तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जैसे आ रही है, गंगा को पद्मा कहते हैं यहाँ पर, और ब्रह्मपुत्र को जमुना, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो यहीं पर बनता है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ये सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। तो ये भी पूछा था कि नदियों के मिलने से बनता है, तो जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है सुंदरबन का डेल्टा। और ये मैं आपको बता दूं, ये बांग्लादेश में इसका दो तिहाई हिस्सा जो है ये बांग्लादेश में है और 1/3 हिस्सा जो कि हमारे भारत में है। तो भारत के कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो आपको एक फिगर से जो है आप समझ सकते हैं। अब आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था, मैं आपको दिखा दूं, एक प्रश्न था वहाँ कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में कहते हैं। और अभी हमने पढ़ा भी था कि पद्मा और जमुना जब मिलती हैं, जैसे पद्मा को गंगा कहते हैं, जमुना को ब्रह्मपुत्र, जब ये दोनों मिलती तो मेघना नदी। तो वही प्रश्न है यहाँ पर। तो आप फिगर से जब समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। और समझ लेते हैं आगे। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी जो है हमारे भारत में जब प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है, जैसे यदि बात करें ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं। तो एक है काराकोरम और दूसरी लद्दाख, फिर जास्कर, इसके बाद एक जास्कर, इसके बाद पड़ती है कैलाश श्रेणी। तो वो नेपाल में पड़ती, वो चीन में पड़ती है, और बाकी जो 3 श्रेणियाँ हैं वो हमारे भारत में पड़ती हैं। तो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय की ही श्रेणियाँ हैं। तो लद्दाख एवं जास्कर के बीच से निकलती है सिंधु नदी। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है और ये महत्वपूर्ण भी है। तो लद्दाख एवं जास्कर से निकलती है सिंधु नदी। नेक्स्ट बने हमारा, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यदि आपसे पूछा है कि सतलज नदी हमारे भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सिपकीला दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सिपकीला दर्रा, और यहीं से प्रवेश करती है सतलज नदी हमारे भारत में। तो आप ये भी याद करते हैं। और इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है सतलज एवं सिंधु नदी, इनका दोनों का ही जो तिब्बत में मानसरोवर झील है उसी के निकट से ही ये निकलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी एवं ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ यदि इनकी बात करें तो ये जो तिब्बत में मानसरोवर झील है उसी के आसपास से ही निकलती हैं तीनों नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं। कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के बीच में, जो कुल्लू घाटी है यदि बात करें, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के बीच में, तो ये पीर पंजाल और धौलाधर। ये प्रश्न पूछा भी आ चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के बीच, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के बीच में पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर घाटी किन श्रेणियों के बीच में, तो कश्मीर घाटी के भी बारे में आपसे पूछा जाता है। तो कश्मीर घाटी की यदि बात करें तो ये पीर पंजाल और महान हिमालय, जो कि यदि हम बात करें तो हिमालय जो है कई देशों में पड़ता है, जैसे नेपाल है, भारत है,
भूटान है और और पड़ जाता है, म्यांमार है, तो कई देशों में पड़ता है और पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो इस प्रकार से हिमालय जो है इसको आयु के आधार पर और नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है। तो आयु के आधार पर जब विभाजित करते हैं तो इसे महान हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय में बांटा जाता है। तो उसी की बात हो रही है। तो जो कश्मीर घाटी है इन पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में जो है कश्मीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राकापोसी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राकापोसी चोटी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसकी बात करें तो ये तीव्र ढाल वाली चोटी है, सबसे इतनी तीव्र ढाल वाली चोटी है कि इस पर चढ़ना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राकापोसी चोटी कहाँ स्थित है? तो लद्दाख श्रेणी में है और ये तीव्र ढाल वाली चोटी है। नेक्स्ट हमारा विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, जो कि आप जानते भी होंगे। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर की ऊंचाई है और इसे नेपाल में जो है सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न जाने कितनी बार पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर विश्व की यहाँ से पूछा जाए तो पता ही है आपको कि माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर ऊंची है। और अगर भारत की पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में हो जाती है केटू गार्डविन आस्टीन। केटू गार्डविन आस्टीन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी, और जो केटू गार्डविन आस्टीन है इसकी ऊंचाई है। और एक कौन से श्रेणी में स्थित है? तो ये ट्रांस हिमालय जो है ट्रांस हिमालय वाले हिस्से में स्थित है। और ट्रांस हिमालय को मैंने बताया था अभी ऊपर आपको कि इस हिमालय में 4 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। सबसे ऊपर वाली जो है सबसे उत्तर में पड़ती है कराकोरम, और एक कराकोरम में ही केटू गार्डविन आस्टीन स्थित है। ठीक है, तो केटू गार्डविन आस्टीन कराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर पूछा है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाता है कंचनजंगा। जो केटू गार्डविन आस्टीन है ये हमारे भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पड़ती है ट्रांस हिमालय में, और ट्रांस हिमालय जो हिमालय है उसका हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय अलग श्रेणी है। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय अलग श्रेणी है। और जो हिमालय जिसकी हम बात करते हैं उसकी श्रेणी की यदि बात करें तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 85 से 86 मीटर है, और कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। तो आप तीनों बातें ही याद करें कि भारत में अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाए तो आप उत्तर देंगे कंचनजंगा। और कौन सी है? तो मतलब कौन से राज्य में है? तो सिक्किम में। और कितनी ऊंचाई है? तो 85 से 86 मीटर। तो आप तीनों ही याद रखें। और अगर पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कंचनजंगा नहीं देंगे, तो आप देंगे केटू गार्डविन आस्टीन। और जब हिमालय की पूछी जाए तो आप देंगे कंचनजंगा। और अगर जैसे केटू गार्डविन आस्टीन की अभी हमने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि कराकोरम श्रेणी में ये स्थित है, तो ये भी याद रखें। अब पढ़ लेते हैं आगे जो भी है उसको समझते हैं। जैसे नेक्स्ट की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। अगर भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो हो जाती है नंदा देवी। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, और एक कुमायूं हिमालय है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुमायूं हिमालय किसे कहते हैं, तो आप समझ जाएंगे। तो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी को जाना जाता है, और ये 7817 मीटर की ऊंचाई है, और ये उत्तराखंड में पड़ती है। पहले इसको एक प्रश्न में ही हम 3 प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर पूछा है कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो आप देंगे नंदा देवी। ऊंचाई कितनी है? तो 7817 मीटर। कौन से राज्य में है? तो उत्तराखंड। और पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तब भी आप यही देंगे नंदा देवी, और उसकी ऊंचाई 7817 मीटर। अब मैं आपको ये बता दूं कि भारत की तीसरी कैसे हुई सबसे ऊंची। जैसे केटू गार्डविन आस्टीन है, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, भारत की तो सबसे हो गई ऊंची। कंचनजंगा ये दूसरी, अगर पूछा कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची, तब भी कंचनजंगा का ही नाम आएगा। और हिमालय की अगर पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कंचनजंगा देंगे। तो केटू गार्डविन आस्टीन नंबर 1 पे, कंचनजंगा दूसरे पर, और तीसरे पर आ जाती है नंदा देवी। तो ये 3 श्रेणियां भारत की सबसे सर्वोच्च चोटियां हैं। ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय जो है इसको कहते हैं। तो कराकोरम श्रेणी अभी हमने बात भी की थी, तो कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन तीनों को मिलाकर जो है ट्रांस हिमालय इन तीनों को मिलाकर ही कहा जाता है। और कराकोरम श्रेणी में ही स्थित है केटू गार्डविन आस्टीन।
और लद्दाख एवं जास्कर के बीच से निकलती है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। एक एग्जाम हुआ था सीडीएस का, तो उसमें पूछा गया था कि गारो हिल्स कहाँ स्थित हैं। तो गारो हिल्स जो है मेघालय में स्थित हैं। गारो, खासी एवं जयंतिया तीनों ही पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं और इन्हीं पहाड़ियों में सबसे अधिक बारिश होती है। और मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सबसे अधिक बारिश होती है। और खासी पहाड़ी ये तो इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि खासी पहाड़ी पर, इन तीनों पहाड़ियों में सबसे अधिक बारिश अगर पूछा है तो खासी पहाड़ी पर होती है। इसी खासी पहाड़ी पर स्थित है मासेराम, और मासेराम में ही सबसे अधिक बारिश जो है मतलब अंकित की जाती है, तो इसलिए। और ये कहाँ स्थित है, तो मेघालय में। तो आप कई प्रश्न इनसे अपने आप भी सोच सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब हिमालय कहते हैं जो पंजाब, अब मैं आपको बता दूँ जो जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। जो हिमालय है, हिमालय को 4 हिमालयों में बांटा गया है। एक पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। अब इन्हें क्यों कहा जाता है, ये नदियों के आधार पर कहा जाता है। नदियों के आधार पर इनको बांटा जाता है और आयु के आधार पर, जैसे मैंने बताया था आपको कि आयु के आधार पर जब बांटा जाता है तो उसको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। आयु के आधार पर जैसे महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं, और इसके बाद सबसे नीचे पड़ता है शिवालिक हिमालय। तो जैसे 3 श्रेणियाँ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये हो गई महान हिमालय। इसके बाद जो बीच में पड़ती है इसे कहते हैं मध्य हिमालय, और मध्य को लघु हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे नीचे पड़ती है उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो आयु के आधार पर जब पूछा जाता है तो इन 3 श्रेणियों में हिमालय को बांटते हैं। और जब नदियों के आधार पर बांटा जाता है हिमालय को, तो इस प्रकार से बांटा जाता है। अब हम समझते हैं। पंजाब हिमालय कहते हैं जो सिंधु नदी है एवं सतलज नदी, सिंधु नदी एवं सतलज नदी का जो बीच का क्षेत्र है, जैसे ये बहती सिंधु नदी और ये सतलज, इस जो बीच का हिमालय पाया जाता है इसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। तो इस प्रकार से हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो पंजाब हिमालय किसे कहते हैं, तो सिंधु नदी एवं सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को, जो हिमालय का क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो कुमाऊं हिमालय है, तो ये पूछा भी जा चुका है प्रश्न कई बार। तो कुमाऊं हिमालय जो है इस सतलज नदी पड़ती है और काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो सतलज नदी एवं काली, जैसे ये गई सतलज नदी और एक काली, तो इनके बीच का जो हिमालय का क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। और इसी हिमालय, कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी चोटी स्थित है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और उत्तराखंड की एवं कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सी है, तो नंदा देवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसको समझ लेते हैं। नेपाल हिमालय कहते हैं जो नेपाल हिमालय है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियों के आधार पर इनको बांटा गया है, तो नदियाँ ही आपको मैं बताने वाला हूँ। नेपाल हिमालय किसे कहते हैं, तो नेपाल में काली नदी पड़ती है, काली नदी और तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी जो है, इन दोनों नदियों के बीच में नेपाल हिमालय का क्षेत्र स्थित है। तो आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाए कि नेपाल हिमालय स्थित है, तो काली नदी के बीच एवं तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। और इस सबसे, नेपाल हिमालय सबसे बड़ा क्षेत्र है, 800 किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है, 800 किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम हिमालय कहते हैं जो असम हिमालय है, यदि हम इसकी बात करें तो ये तीस्ता नदी पड़ती है सिक्किम के आसपास, और ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो बीच का क्षेत्र है उसे हम कहते हैं असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो एक प्रश्न अगर आपने चारों एक साथ सही से अच्छे से अगर आपने पढ़ लिए, तो आपके यहाँ से अगर प्रश्न पूछा गया तो आप जो है सही से उत्तर कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, उसको समझ लेते हैं अब मैं। जैसे यदि बात करें पश्चिमी घाट को अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे यदि हम बात करें तो हमने 100 प्रश्न कर लिए हैं, तो आपने जो है क्वेश्चनों को देख लिया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को मैंने ऐड किया है, तो आप जो है देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, पश्चिमी घाट को अन्य नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट है, यदि हम इसकी बात करें तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्वी घाट है उसे हम महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछा कि पश्चिमी घाट को अन्य नाम से जानते हैं तो सह्याद्री पर्वत, और पूर्वी घाट की यदि बात करें तो पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी है तो भी महेंद्रगिरी, और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी के नाम से जानते भी हैं। और जो घाट पूछे गए, जैसे पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, ये एक्चुअल में पठारों की ढलान होती है, ठीक है, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट,
तो यहाँ पर पठार पाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं घाट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। आपने सुना होगा कि ये तो प्रश्न बहुत ही बीबीआई, हालांकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों में और भी अधिक महत्वपूर्ण है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो अनायमुड़ी। अनायमुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। तो मैं आपको कई प्रश्न एक प्रश्न में ही बता देता हूँ, इसीलिए हमारी वीडियो जो है वो बहुत ही बड़ी हो जाती है। तो लेकिन मैं जो है कंटेंट बहुत ही अच्छा रखने का प्रयास करता हूँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो अनायमुड़ी, और अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 2695 मीटर, और अगर पूछा कि ये किस पहाड़ी पर स्थित है तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और ये बात करें तो जो अनायमुड़ी है ये केरल एवं तमिलनाडु में पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो भी हो जाएगी अनायमुड़ी। ठीक है, तो आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो भी अनायमुड़ी, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो भी अनायमुड़ी। ठीक है, तो 4-5 प्रश्न एक ही उत्तर से बन जाते हैं। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा है तो हो जाती है दोदा बेटा। दोदा बेटा की यदि बात करें तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये 2637 मीटर की ऊंचाई है। तो आप यहाँ से कंपेरिजन भी कर पाएंगे कि अनायमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर और दोदा बेटा की 2637 मीटर, तो इसीलिए ये दूसरे नंबर पर आ जाती है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी अगर आपसे पूछा है कि दोदा बेटा मतलब किस पहाड़ी पर स्थित है तो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है दोदा बेटा चोटी। और मैं आपको बता दूं कि नीलगिरी जो पहाड़ी है पश्चिमी घाट, जैसे ये आता है पश्चिमी घाट और ये आता है पूर्वी घाट, इन दोनों का जो मिलन स्थल है यहीं पर पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये 3 राज्यों में स्थित हैं। इधर से पड़ता है तमिलनाडु और इधर से पड़ता है केरल और यहाँ पर पड़ता है कर्नाटक। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु इन तीनों में ही पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में स्थित हैं, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछा कि अरावली पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर की बात करें तो ये 1722 मीटर मतलब इसकी ऊंचाई है और ये कहाँ स्थित है तो राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर। अरावली पर्वत सबसे पहले आपसे पूछा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1722 मीटर। और ये अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है ये स्थित कहाँ है तो आप उत्तर देंगे राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में स्थित है। और एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं कि पूछा है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो अरावली को ही भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे हमारे भारत में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी को धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। और धूपगढ़ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है और 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और महादेव पहाड़ी जैसे जो सतपुड़ा की चोटी है ये 3 मतलब सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है ये 3 पर्वत श्रेणियों में बटी हुई है। एक है राजपीपला की पहाड़ियाँ, ठीक है, और दूसरी पड़ती है महादेव, जैसे महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है धूपगढ़, और तीसरी पड़ती है मैकाल। तो राजपीपला की पहाड़ियाँ और पड़ती है महादेव, बीच में पड़ती है महादेव और उसके सबसे जो है पूर्व में पड़ती है मैकाल। जैसे सबसे पहले पड़ती है राजपीपला, फिर महादेव, फिर पड़ती है मैकाल जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इन तीनों श्रेणियों को ही मिलाकर कहा जाता है सतपुड़ा की मतलब पहाड़ियाँ। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये भारत को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने का कार्य करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ। ये झारखंड में एक एग्जाम हुआ था, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पीएससी का, ठीक है। तो झारखंड पीएससी में पूछा गया था प्रश्न कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो पारसनाथ की पहाड़ियाँ जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये पहाड़ियाँ स्थित कहाँ हैं तो ये झारखंड में स्थित हैं।
और जो पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, ये छोटा नागपुर का जो पठार है उसी में पड़ती हैं। तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो भी आप देंगे पारसनाथ की पहाड़ी। तो एक प्रश्न को कई प्रकार से घुमाकर एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप कई प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। तो जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी, और ये झारखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा है तो नारचो। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, और लक्षद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नारचो। और लक्षद्वीप में यदि बात करें तो लक्षद्वीप में जो बोली जाने वाली भाषा है वो है मलयालम, क्योंकि केरल के समीप पड़ता है तो केरल में भी मलयालम बोली जाती है, और उसी प्रकार से लक्षद्वीप में भी मलयालम बोली जाती है। लक्षद्वीप की राजकीय भाषा क्या है तो मलयालम, और मैंने यहाँ पर लिखा केरल की, तो केरल एवं लक्षद्वीप इन दोनों की राजकीय भाषा मलयालम के रूप में जानी जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर इसकी पूर्ण लंबाई है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी भारत में प्रवाहित होती है, तो भारत में केवल 2071 किलोमीटर ही बहती है, जो बाकी बचा हुआ है वो पड़ती है बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो बाकी जो है 2071 किलोमीटर तो ये हमारे भारत में बहती है, बाकी बांग्लादेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी की सहायक नदियाँ। अब यहाँ पर थोड़ा फिगर है, उसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा फिगर। अब समझते हैं इसको। जैसे यदि बात करें जो गंगा नदी है, एक गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी ही नहीं इसकी, क्योंकि इसकी कई प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इसके माध्यम से जो है गंगा नदी की यदि बात करें तो गंगा नदी एक्चुअल में इसका नाम गंगा नदी पड़ता है जब ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब ये दोनों मिलती हैं तो इसे कहा जाता है गंगा नदी। इससे पहले दो नदियों का ये सम्मिलन होता है, उससे पहले इसे गंगा नदी नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ से, जो भागीरथी नदी है मैंने यहाँ पर लिखा है, भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र है गोमुख हिमनद। जो गोमुख हिमनद है यहीं से निकलती है भागीरथी नदी, ठीक है। तो भागीरथी अगर आपसे पूछा है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है तो गोमुख हिमनद। और जो गंगा नदी का मतलब पूछा जाए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो भी इसका उत्तर गोमुख हिमनद के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि भागीरथी नदी और अलकनंदा के मिलने के बाद ही बनती है गंगा नदी। तो इसलिए भागीरथी नदी का भी उद्गम स्थल यही है। और गंगा नदी का पूछा जाए तो कह देते हैं गंगोत्री हिमनद, तो उसे भी याद कर सकते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ से भागीरथी नदी गोमुख हिमनद से निकलती है और ये बहती हुई चली जाती है देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में आती है। अब मैं बताता हूँ उनको कि सतोपथ हिमानी है, ये सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो अलकनंदा जब सतोपथ हिमानी से निकलती है ये ऐसे बहते हुए आ जाती है देवप्रयाग में, मैंने यहाँ पर लिखा देवप्रयाग। तो इधर से आती है गोमुख हिमनद से भागीरथी नदी और इधर सतोपथ हिमानी से आती है अलकनंदा नदी। जब ये दोनों मिलती हैं तब बनता है गंगा नदी, तब गंगा नदी को यहीं से पुकारा जाता है। अब ये बहती हुई चली जाती है, लेकिन इससे पहले हम इनको भी समझेंगे। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा कि गोमुख हिमनद से निकलती है भागीरथी नदी और सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा। जब ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग स्थल है देवप्रयाग, यहीं ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तब इसे कहा जाता है गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी कहाँ पर बनती है तो देवप्रयाग में बनती है गंगा नदी, और भागीरथी एवं अलकनंदा के मिलने से। अब यदि बात करें तो जो अलकनंदा नदी है ये अलकनंदा नदी है, इसकी भी कई सहायक नदियाँ हैं, तो उनको भी समझ लेते हैं। जब अलकनंदा नदी जैसे निकल रही है सतोपथ हिमानी से, और मैं आपको ये बता दूँ अलकनंदा के तट पर ही स्थित है बद्रीनाथ का मंदिर। जो बद्रीनाथ का मंदिर आपने सुना है, तो बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। जब ये बहती हुई निकलती है सतोपथ हिमानी से तो इससे सबसे पहले मिलती है धौली गंगा। जब धौली गंगा इससे मिलती है तो ये कौन सा स्थान है, विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अलकनंदा से धौली गंगा कौन से स्थल पर मिलती है, तो विष्णुप्रयाग में मिलती है धौली गंगा। अब ये अलकनंदा बहती हुई चली जाती है, बहती हुई बढ़ती है, तो इससे दूसरी नदी मिलती आती है पिंडार नदी। एक पिंडार नदी की यदि बात करें तो एक कर्णप्रयाग में मिलती है।
तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अलकनंदा में पिंडार नदी कौन से स्थल पर मिलती है, तो कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से पिंडार नदी। नेक्स्ट इसके बाद बढ़ती चली जाती है, अब बढ़ती है नीचे पहुंचती है। जब यहाँ से फिर निकलती है जैसे मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी जब आती है इससे मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो अलकनंदा से जब मंदाकिनी नदी मिलती है तो ये रुद्रप्रयाग स्थल है और मंदाकिनी एवं अलकनंदा का यहीं पर मिलन होता है, तो मिलती है। ठीक है, लेकिन आपसे एक प्रश्न और भी पूछा जाएगा कि जो केदारनाथ का मंदिर है ये किस नदी के किनारे है, तो आप फिगर में समझ रहे होंगे कि यहाँ पर मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी नदी के किनारे ही केदारनाथ का मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ का स्थित है अलकनंदा के किनारे और केदारनाथ का मंदाकिनी नदी के किनारे मंदिर है। तो अलकनंदा जब बहती हुई आती है तो ये रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है। इसके बाद अलकनंदा बढ़ती हुई जाती है तो यहाँ पर फिर भागीरथी से जब मिलती है देवप्रयाग में, तब बनती है गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गंगा नदी का प्रश्न बन जाता है कि गंगा नदी कहाँ पर बनती है, तो ये प्रयाग में। इसके बाद जब गंगा नदी बहती हुई जाती है, जब बहती हुई जाती है तो ये प्रयागराज स्थल पड़ता है। यहीं पर जो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यमुनोत्री हिमानी के आसपास बंदरपूंछ है, बंदरपूंछ से निकलती है यमुना नदी। तो यमुना नदी जो है बहती हुई आती है, बहती हुई तो ये प्रयागराज में मिलती है। तो प्रयागराज में गंगा नदी, यमुना नदी और वर्तमान में यदि बात करें तो सरस्वती नदी बिल्कुल लुप्त प्राय हो चुकी है। तो यहीं पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती थी पहले, लेकिन वर्तमान में यमुना एवं गंगा नदी की धारा ही मुख्य रूप से देखी जाती है। तो प्रयागराज में गंगा नदी और यमुना नदी मिलती है। तो अगर पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि गंगा नदी से यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, तो प्रयागराज में। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। और इसी प्रकार से यमुना नदी का भी एक नदी तंत्र है। यमुना नदी की भी 4 सहायक नदियाँ हैं, तो इनको भी एक बार समझ लेते हैं। जो यमुना नदी है इसकी 4 सहायक नदियाँ हैं। इसकी है चंबल नदी, चंबल नदी भी सहायक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियाँ जो हैं ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। यमुना नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये 4 नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब यमुना नदी जब प्रयागराज में मिलती है गंगा नदी से, इसके बाद जब, क्योंकि मुख्य धारा तो गंगा नदी की ही है, तो गंगा नदी जब बढ़ती जाती है इसके बाद क्या होता है आगे हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर समझा देता हूँ। राम गंगा है, गोमती नदी, घग्गर, गंडक, कोसी, महान, ये जितनी भी नदियाँ हैं ये सभी नदियाँ मिलती हैं जो है गंगा नदी से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राम गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। गोमती किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। घग्गर किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की। गंडक किसकी सहायक नदी है, तो भी गंगा की। ये सभी के सभी जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो आप इनको भी याद कर सकते हैं, मैंने अलग से आपको लिख दिया है। तो जब गंगा नदी ऐसे प्रयागराज में जब मिलती है, इसके बाद बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर सोन नदी एक मिलती है आकर, इसके सोन नदी मिलती है, जो कि मिलती है इसके दाएं तट से आकर मिलती है। तो दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं, यमुना नदी है, यमुना नदी भी दाएं तट से मिलती है, सोन नदी भी मिलती है, और इसके बाद क्या करें तो यमुना, सोन, और जैसे यमुना नदी मिलती है सोन नदी मिलती है, तो ये नदियाँ जो हैं दाएं तट से मिलती हैं। और ये सभी नदियाँ जैसे यहाँ पर लिखी है रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियाँ जो हैं बाएं तट से आकर मिलती हैं। अब जब नदी बढ़ती चली जाती है तो यहाँ पर जैसे सोन नदी आकर मिलती है। सोन नदी जो है इसकी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो सोन नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा नदी निकलती है, तो सोन नदी एवं नर्मदा नदी 2 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक पे। तो इसके बाद जब सोन नदी इससे मिल जाती है तो ये मतलब गंगा नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी की भी एक सहायक नदी है जो कि रिहंद नदी। रिहंद नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में एक बांध भी है, रिहंद बांध, तो ये रिहंद नदी पर ही बना हुआ है रिहंद बांध, जो कि हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे भी। तो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी बहती है और ये इसी पर स्थित है रिहंद बांध, और ये सोन नदी की सहायक नदी है। तो अब हम समझ लेते हैं आगे। जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो ये पश्चिम बंगाल में जो है ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। मुख्य धारा जो चली जाती है बांग्लादेश में मुख्य धारा, और जो इसकी दूसरी धारा है वो हुगली नदी के रूप में, इसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और ये पश्चिम बंगाल में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो मुख्य धारा जो है जिसको पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है,
वो चली जाती बांग्लादेश में। तो ये जो था ये मैंने समझाया आपको एक गंगा नदी के बारे में जो भी पूरी जानकारियाँ थी। अब हम समझ लेते हैं आगे जो भी प्रश्न बनेंगे उनको भी समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी का निर्माण होता है। जो गंगा नदी है इसका निर्माण हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, अब जो है प्रश्न के माध्यम से हम समझेंगे। तो गंगा नदी में जब भागीरथी नदी और अलकनंदा, भागीरथी नदी निकलती है और गंगोत्री हिमनद से, और जैसे गंगोत्री ने जिसे गोमुख हिमानी के नाम से जानते हैं, और अलकनंदा निकलती है सतोपत हिमानी से। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग में मिलती हैं, तो देवप्रयाग में जब ये मिलती हैं तभी बनती है गंगा नदी। तो आपको ये प्रश्न याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछा है तो यमुना नदी। यमुना नदी की गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसे इसका पुराना नाम जो यमुना नदी का पुराना नाम है इसे कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने इसको इसी में ऐड कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। जो भागीरथी नदी थी इसका उद्गम स्थल गोमुख हिमनद से इसका उद्गम स्थल मतलब यही है। नेक्स्ट है हमारा, भागीरथी नदी के किनारे प्रमुख स्थल है। तो ये जो प्रश्न है मैंने ले लिया है, लेकिन ये गलत है। तो हालांकि मैं बताना दूसरा चाहता था लेकिन यहाँ पर गलत लिखा। हालांकि मैं यहाँ पर बताना चाहता कि जो अलकनंदा नदी है उसके किनारे कौन सा स्थल है, तो आप इसको इग्नोर करिए। नेक्स्ट समझते हैं हम, अलकनंदा का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा की यदि हम बात करें तो सतोपत हिमानी से जो है अलकनंदा जो है इसका सतोपत हिमानी से उद्गम होता है। तो हालांकि हम पढ़ चुके हैं, तो अब आपके जो है दिमाग में ये फीड हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा, अलकनंदा के किनारे स्थित प्रमुख स्थल कौन सा है, तो बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की यदि बात करें तो बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट है हमारा, मंदाकिनी के किनारे स्थित प्रमुख स्थल है। तो मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ मंदिर स्थित है। अलकनंदा के किनारे मैंने बताया था आपको कि बद्रीनाथ है, और मंदाकिनी के किनारे केदारनाथ है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा का मिलन स्थल है। ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा ये दोनों कहाँ मिलती हैं, तो ये दोनों के दोनों रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा, अलकनंदा से पिंडा नदी मिलती है। तो अलकनंदा नदी जो है इससे पिंडा नदी मिलती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है। नेक्स्ट हमारा, अलकनंदा से धौलीगंगा मिलती है। तो अलकनंदा नदी ये तो मुख्य धारा इसी की है अलकनंदा की, लेकिन ये इसकी सहायक नदियाँ हैं धौलीगंगा और पिंडा नदी, ये दोनों इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो अलकनंदा से धौलीगंगा कहाँ पर मिलती है, विष्णुप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी जो कि नेपाल से बहती हुई आती है। ये नेपाल से बहती है और ये जो है बिहार में बहुत ही तबाही मचाती है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है बिहार का शोक। बाढ़ बिहार में बहुत ही अधिक बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की सहायक है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चारों सहायक नदियां जो हैं यमुना की सहायक नदियों के नाम से जानी जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की यदि बात करें तो माजुली द्वीप। ये माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सी नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये स्थित है और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर और असम में पड़ता है। तो वहाँ पे याद रखते हैं असम में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, और असम में ही ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। पहले तो इसके डिफरेंट नाम होते हैं। नेक्स्ट हमारा, ब्रह्मपुत्र का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र का जो सबसे छोटा नदी द्वीप है इसे उमानंदा के नाम से जाना जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही स्थित है और असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट को समझ लेते हैं, दिहांग नदी किसे कहते हैं। जो दिहांग नदी है यदि इसकी बात करें तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी को ही दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का सबसे पूर्वी राज्य, उसी में जब ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तभी इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और ये जब असम में चली जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं वहाँ पर। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। जो कर्क रेखा है जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, और ये मध्य प्रदेश से बहती हुई
जो है राजस्थान जाती है, फिर पहले मध्य प्रदेश से बहती है, फिर राजस्थान जाती है और इसके बाद गुजरात में आकर एक खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो एक कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाने वाली नदी है। जो कच्छ का रण है, यदि हम इसकी बात करें तो ये गुजरात में है और इसमें विलुप्त हो जाने वाली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी जो कि अरावली पर्वत से निकलती है और एक कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमारा भ्रंश घाटी। जो भ्रंश घाटी है, तो भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो यदि इसकी हम बात करें तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों की दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो आपको यही 2 नदियां ऐसी हैं भारत की जो भ्रंश घाटी से बहती हैं, तो इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और ये दोनों की दोनों जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे यह पूर्व और ये पश्चिम की ओर बहती हुई जाकर खंबात की खाड़ी और अरब सागर, जैसे खंबात की खाड़ी जो है वो अरब सागर में ही पड़ती है, तो वहीं जाकर अपना ये जल गिरा देती है। और इन पर कई सारे बांध हैं जिनको हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड जो है ये किस नदी पर बना है, तो ये महानदी पर बना हुआ है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और हीराकुंड को सबसे बड़ा बांध क्यों कहते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये लगभग 25.8 किलोमीटर, ठीक है, 25 पॉइंट लगभग अप्रॉक्स में अगर लगभग मिले तो लगभग 26 किलोमीटर, क्योंकि लगभग 26 किलोमीटर की जो है ये हीराकुंड बांध लंबा है। और जो इसका एक्चुअल में इसकी लंबाई है वो लगभग मेन जो है वो 4.8 किलोमीटर ही मेन लंबाई है। बाकी जो अगर पूरा पूछा जाए आपसे कि हीराकुंड की पूर्ण लंबाई कितनी है, तो 25.8, और अगर पूछा जाए कि इसकी जो एक्चुअल में नदी पर लंबाई है तो वो 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये विश्व का सबसे लंबा नदी बांध के नाम से जाना जाता है, हीराकुंड बांध, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं हम। भारत का सबसे ऊंचा बांध, अगर आपसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जैसे टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। और एक किस नदी पर बना हुआ है, तो भागीरथी, और इसकी एक सहायक नदी है भेलांगना। तो भागीरथी प्लस भेलांगना नदी के भेलांगना नदी जहाँ पर है मिलती है, वहीं पर बनता है टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो लगभग 260.6, ठीक है, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो लगभग 260.5 इसकी मीटर में इसकी ऊंचाई है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तराखंड में स्थित है। भागीरथी नदी और इसकी एक सहायक है भेलांगना, तो इन दोनों के जहाँ पर ये मिलती हैं वहीं पर टिहरी बांध बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उसको समझ लेते हैं हम। जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना है? जवाहर सागर बांध की यदि हम बात करें तो जवाहर सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर बना हुआ है और ये राजस्थान में है, क्योंकि चंबल नदी पर 3 बांध हैं, एक है जवाहर सागर बांध, एक है राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। ये तीनों बांध की यदि हम बात करें तो ये स्थित तो एक ही नदी में, देखो मैंने लिखा है कि चंबल नदी तीनों पर, लेकिन यहाँ पर जो है 2 तो बांध हो जाते हैं राजस्थान में। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी उसी ट्रिक से याद किया था। जैसे यहाँ पर है रा, ठीक है, यहाँ पर जा, अगर इसको रा, जैसे राणा प्रताप का ले लिए रा हमने और जवाहर का ले लिए जा, तो ये क्या बन जाता है राज, और राजस्थान को हम शॉर्टकट में लिखते हैं राज, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों का अगर आपने ले लिया तो आप समझ जाएंगे कि दोनों के दोनों राजस्थान में स्थित हैं, और राजस्थान को भी इसी प्रकार लिखते हैं। तो राणा प्रताप का रा ले लेगा आप, जवाहर का जा, इन दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये दोनों के दोनों ही राजस्थान में स्थित हैं। और ये किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर। चंबल नदी पर तो तीनों ही हैं, तो आपको मतलब यहाँ पर एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। और तीसरा जो गांधी सागर है उसमें केवल इतना है कि वो चंबल नदी पर तो स्थित है, लेकिन वो है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध, और ये दोनों के दोनों राजस्थान में स्थित हैं। तो यही ट्रिक मैंने लगाई थी और मैंने आपको भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं। काकरापारा, एक काकरापारा जो है इसकी बात करें तो काकरापारा एवं उकाई परियोजना, ये दोनों की दोनों जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और तो एक थर्मल पावर प्लांट भी है काकरापार, तो और तापी नदी पर ये स्थित हैं दोनों के दोनों। तो काकरापार एवं उकाई परियोजना ये दोनों के दोनों गुजरात में स्थित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात, एक तापी नदी पर स्थित हैं दोनों के दोनों, और एक कौन से राज्य में स्थित है, तो गुजरात, मैं आपको बता दें गुजरात, ठीक है, गुजरात में स्थित हैं
काकरापारा और उपाई। और कौन सी नदी पर है, तो वहाँ पे याद रखना ताप्ती नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंदिरा सागर बांध। एक इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध ये किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इंदिरा सागर बांध को वहाँ पे याद रखेंगे कि कौन सी नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर स्थित और मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगर आपसे पूछा कि भारत को म्यांमार से कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है, तो तुजु दर्रा। तुजु दर्रा की यदि बात करें तो ये मणिपुर में स्थित है और मणिपुर में तुजु दर्रा स्थित है और कई बार तुजु दर्रा पूछा भी जा चुका है, तो इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है। यदि जवाहर सुरंग की हम बात करें तो ये बनिहाल दर्रा जो कि यदि बात करें तो एक है बुर्जिल दर्रा, एक है बनिहाल दर्रा, ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं और जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। तो हमसे पूछा भी जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो बनिहाल दर्रा। और ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, जो कि इसकी ग्रीष्म राजधानी है शिमला। और तो यदि बात करें कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो सिबकीला दर्रा। जो सिबकीला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा बनिहाल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आपसे जब बनिहाल दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर और यूटी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जहाँ पर मैं यूटी लिखूँ आप समझ जाना कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 3 दर्रे स्थित हैं। एक है बनिहाल दर्रा, एक है बुर्जिल दर्रा, एक है जोजिला दर्रा। ठीक है, तो आप ये 3 जो हैं इनको याद रख लें, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा। ये तीनों के दिनों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और चौथा पीर पंजाल भी पड़ता है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये तीनों के तीनों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कराकोरम दर्रा। एक कराकोरम दर्रा की यदि बात करें तो इसी जो कराकोरम दर्रा है ये लद्दाख में स्थित है और लद्दाख भी एक यूटी है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है कराकोरम दर्रा। अब हम बढ़ लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। जो हिमाचल प्रदेश राज्य है इसमें 3 दर्रे ही प्रमुख दर्रे के नाम से जाने जाते हैं। एक है सिबकीला दर्रा, दूसरा है रोहतांग दर्रा, तीसरा है बड़ा लाचला दर्रा। तो सिबकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, ये तीनों ही दर्रा पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि सिबकीला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन से हैं, तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे की यदि बात करें, यदि मैं आपको बताऊं कि जैसे माना दर्रा है, नीचे दर्रा और लिबलियों, ये 3 दर्रे हैं और मैं आपको तीनों एक एक दर्रे के रूप में 3 प्रश्न बना सकता हूँ। तो इसलिए मैंने लगभग 600 प्रश्न लिए हैं, लेकिन यदि आप इनको जब अगर अलग अलग करके देखेंगे तो लगभग कम से कम 1000 प्रश्न बनेंगे, 1000 प्रश्न। ठीक है, तो मैं कई प्रश्न तो आपको ऐसे ही बताते जा रहा हूँ, तो उन्हें भी आप पढ़ते रहें और समझते रहें। तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं माना दर्रा है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, नीति दर्रा भी है और लिपलेख। ठीक है, लिपलेख दर्रा से जो है मानसरोवर है वहाँ जाया जाता था, तो लेकिन ये मतलब लिपलेख दर्रा जो है अब ये विवादित हो चुका है, तो इसलिए अब यहाँ से यात्रा नहीं होती। तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपलेख दर्रा। और सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं, तो सिक्किम की यदि बात करें तो इसमें नाथुला दर्रा है और जेलेपला, ये 2 दर्रे सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं और इनको भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है उनको समझ लेते हैं। थालघाट एवं भोरघाट दर्रा स्थित है। थालघाट और भोरघाट अगर आपसे पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। थालघाट और भोरघाट दोनों स्थित है महाराष्ट्र में और तीसरा है पालघाट। तो ये 3 तो घाट के नाम से हैं। थालघाट और भोरघाट को वहाँ पे याद रखना है कि जैसे मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, जो था है वो बिल्कुल भाग की तरह ही है, तो था और भाग दोनों लगभग सेम ही लगते हैं। तो वहाँ पे याद रखना कि
और जैसे था है और बहा है, अब जो माँ है अगर इसको आप ऐसे करेंगे तो ये भी भा लगने लगा। तो आप याद रखना कि था, भा और माँ, इन तीनों को एक ही आपने जब मिला लोगे तो आप समझ जाओगे कि मतलब आप पे जब प्रश्न नहीं बन रहा हो तो आप इस ट्रिक को भी यूज करते हैं। था को अगर थोड़ा सा ऐड करेंगे तो भी भा लगने लगेगा, भा तो भा है ही, और माँ को अगर थोड़ा सा ऐड करेंगे तो भी भा बनने लगेगा। तो तीनों ही लगभग एक ही सिमिलर अच्छे से स्टार्ट होते हैं, तो आप इन्हें तीनों को याद करते हैं। और ये कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो थालगढ़ दर्रा और बोरगढ़ दर्रा दोनों के दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। और पालगढ़ जो कि किसी भी प्रकार से इनको ऐड नहीं कर सकते, माँ नहीं बना सकते या भा नहीं बना सकते, तो पालगढ़ दर्रा केरल में स्थित है, ठीक है। तो आप इसे भी याद करते हैं। केरल और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है पालगढ़ दर्रा। अब समझते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। जो अरुणाचल प्रदेश है भारत का सबसे पूर्वी राज्य, और अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर दिपो दर्रा पड़ता है, यांगयाप दर्रा पड़ता है और बोमडिला। तो दिपो दर्रा पड़ता है, यांगयाप दर्रा पड़ता है और बोमडिला, ये तीनों के तीनों पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दिपो दर्रा और बोमडिला दर्रा तो बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको भी याद रखते हैं। नेक्स्ट है, इसको समझ लेते हैं, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। इस सिंधु जल समझौता की यदि हम बात करें तो ये सिंधु जल समझौता भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी तंत्र के बारे में ये समझौता हुआ था, और ये 1960 अर्थात 1960 में हुआ था। और विश्व बैंक जो है इसमें जो है मध्यस्थता का काम किया था, मध्यस्थता, ठीक है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ था, विश्व बैंक ने कराया था और 1960 में हुआ था। तो इसमें क्या था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 3 नदियाँ हैं, CGI और RVS। सी से चिनाब, जैसे झेलम, आई से इंडस। चिनाब, झेलम, इंडस, इन 3 नदियों को कंट्रोल जो है पाकिस्तान को दिया गया। और RVS, रावी, ब्यास और सतलज। RVS, रावी, ब्यास, सतलज, इन 3 नदियों का कंट्रोल इंडिया को दिया गया। तो CGI, चिनाब, झेलम, इंडस, इन 3 नदियों का पानी का कंट्रोल जो है पाकिस्तान को दिया गया था। और RVS, रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों नदियों का पानी का कंट्रोल भारत को दिया गया था। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और हालांकि मैं आपको और बता दूं, जैसे CGI जो चिनाब, झेलम, इंडस, कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है इसका 80% पानी जो है पाकिस्तान यूज करता है, 20% भारत। और जो रावी, ब्यास, सतलज है, इसका 80% पानी जो है भारत यूज करता है, 20% पाकिस्तान। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। अब हम समझते हैं अपने प्रश्न को। मालदीव जो कि एक द्वीपीय देश है, और मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का एक द्वीप है, द्वीप समूह मिनिकॉय। तो मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है और महत्वपूर्ण भी है। तो मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच पड़ता है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है हमारा मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच स्थित है। जो मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का एक हिस्सा है, तो मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चांद पड़ता है, तो 9 डिग्री चैनल पड़ता है, ठीक है। तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको फिगर बताऊं तो नीचे पड़ता है, ये हो गया मालदीव, ये यहाँ पर है मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप। तो ये हो गया मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप, मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव के बीच पड़ता है 8 डिग्री, और उसके बाद मिनिकॉय हो गया और ये लक्षद्वीप हो गया, तो इनके बीच में पड़ता है 9 डिग्री। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे तो एंड्रोट द्वीप। एंड्रोट द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी जलसंधि है, तो भारत एवं श्रीलंका के बीच पाक जलसंधि है, पाक स्ट्रेट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच है, तो जो दक्षिण अंडमान पड़ता है और लघु अंडमान, इन दोनों के बीच क्या है, तो डंकन पास जो है, डंकर पास इन दोनों के बीच में पड़ता है। उत्तरी अंडमान एवं म्यांमार के बीच कौन सा स्टेट है, जो उत्तरी अंडमान पड़ता है, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी हिस्सा उत्तरी अंडमान के नाम से जाना जाता है, और म्यांमार, तो इन दोनों के बीच कौन सा स्टेट है, स्टेट जिसे जलसंधि के नाम से जानते हैं, तो कोको स्टेट, कोको जलसंधि पड़ती है उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में, कोको स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच में है, तो मन्नार की खाड़ी की यदि बात करें तो ये मन्नार की खाड़ी जो है
ये भारत में पड़ती है और श्रीलंका के बीच में, ये भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है नर की खाड़ी। आज जहाँ हिमालय है, आज जहाँ हिमालय पर्वत है, वहाँ पहले क्या था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए 33 सागर। जो 33 सागर था ये पहले जो था, पहले जो पूरा ब्रह्मांड है एक पैंजिया के रूप में था, ठीक है। पैंजिया जब टूटा तो पैंथालासा एक सागर भी बना था। इसके बाद जो है हिमालय पर्वत और ये 33 सागर, इस प्रकार से जो भी जो जो इससे नीचे चले गए थे वो तो बन गए सागर, और जो इससे ऊपर के लिए उठ गए थे वो पर्वत एवं भूमि के रूप में जो है वर्तमान में आप देख सकते हैं। तो जहाँ आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो 33 सागर था। नेक्स्ट हमारा समझते हैं इसको। भारत की नदियों को विभाजित किया जाता है। जो हमारे भारत की नदियाँ हैं इनको दो प्रकार से विभाजित करते हैं, एक हिमालय की नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीप की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ जो होती हैं वो हिमालय से सभी बहती हैं और ये सभी की सभी सदाबहार होती हैं। सदाबहार का अर्थ होता है ये पूरे साल बहती रहती हैं। प्रायद्वीप की नदियाँ की यदि बात करें तो ये बारिश पर निर्भर करती हैं। जब बारिश अच्छी होती है तो ये नदियाँ अच्छे से बहती हैं, और बारिश नहीं होती है तो उतने अच्छे से नहीं बहती हैं। तो हिमालय की नदियाँ सदाबहार होती हैं और प्रायद्वीप की नदियाँ सदाबहार नहीं होती हैं। तो हमारे भारत की जो नदियाँ उनको हिमालय की नदियाँ एवं प्रायद्वीप की नदियाँ के नाम से विभाजित किया जाता है। हिमालय नदी तंत्र में यदि बात करें तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है एवं सिंधु नदी, ये तीनों की दिनों जो प्रमुख नदियाँ हैं वो आती हैं हिमालय की नदियों के रूप में। प्रायद्वीप की नदियाँ जैसे गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी और कई भी नदियाँ, कावेरी, कृष्णा, तो इस प्रकार से नदियाँ जो हैं वो आती हैं प्रायद्वीप की नदियों के रूप में। सिंधु नदी निकलती है। जो सिंधु नदी की यदि बात करें तो ये मानसरोवर झील जो है, मानसरोवर झील तिब्बत में पड़ती है। तो वहाँ मानसरोवर झील में चेमायोडुंग ग्लेशियर है, चेमायोडुंग ग्लेशियर, ये तिब्बत में पड़ता है। तो चेमायोडुंग ग्लेशियर के पास से ही सिंधु नदी निकलती है और मानसरोवर झील के पास में ही एक ग्लेशियर है। नेक्स्ट प्रश्न को समझ लेते हैं हम, जिसे हमारा 63वां प्रश्न है। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी की हम बात करें तो सिंधु नदी की सहायक नदियों में झेलम भी आ जाती है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज। तो ये 5 नदियाँ जो हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र है यदि इसकी हम बात करें तो ये मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तिब्बत चीन से। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यदि हम इसकी बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, ठीक है, 2900 किलोमीटर। और इसी की एक समानार्थी नदी है जिसका नाम है जैसे ब्रह्मपुत्र, और दूसरी सिंधु नदी। सिंधु की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। सिंधु की लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर के, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सतलज कहाँ से निकलती है। जो सतलज नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये रॉक्स ताल पड़ता है मानसरोवर झील के ही आसपास से सभी नदियाँ, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज, ये मानसरोवर झील के आसपास से ही तीनों नदियाँ निकलती हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थल है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। तो मानसरोवर झील का नाम आता है क्योंकि इसी के आसपास से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्यास नदी की यदि हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का एक रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। जैसे सिंधु नदी तंत्र की हम बात करें तो इसमें सिंधु नदी जो कि प्रमुख नदी है और इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं। तो उसमें झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 पड़ती हैं। तो ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो कि सिंधु नदी तंत्र में पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। क्यों, ऐसा क्यों है? तो ब्यास नदी जो है इस सतलज नदी से मिल जाती है और यहीं पर जो है जो भारत की सबसे बड़ी नहर निकलती है, इसे कहते हैं राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि ये सतलज नदी से भारत में ही मिल जाती है तो इसीलिए ये पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। बाकी 4 नदियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में जाकर ही प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियों को क्या कहते हैं। तो पंचनद,
रावी, ब्यास, सतलज और चेनाब और झेलम। तो 5 नदियां हैं जो कि जिन्हें हम पंचनद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा झेलम नदी कहाँ से निकलती है। जो झेलम नदी है इसकी यदि हम बात करें तो कश्मीर घाटी के बैरीनाग पहाड़ी है, बैरीनाग पहाड़ी के शेषनाग झील से निकलती है। तो अधिकतर बैरीनाग पहाड़ी ही आता है, तो बैरीनाग पहाड़ी के पास से शेषनाग झील है, वहीं से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चेनाब नदी कहाँ से निकलती है। चेनाब की यदि हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा है, K12 लारा दर्रा। तो K12 या K12 भी यहाँ कहते हैं, K12 लारा दर्रा के पास से निकलती है चेनाब नदी। ठीक है, झेलम कहाँ से निकलती है तो बैरीनाग पहाड़ी से। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, उसको समझ लेते हैं। ब्यास नदी सतलज से हरिके बैराज में मिलती है। जो ब्यास नदी है इस सतलज से जहाँ पर मिलती है उसे हम हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। जहाँ पर जैसे ये सतलज नदी बह रही है और यहाँ पर ये ब्यास नदी आकर मिल जाती है, तो इसे हरिके बैराज के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर किस नहर का निर्माण होता है तो राजस्थान नहर का निर्माण होता है, और इसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया भी था। तो 470 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है, बाकी जो है अन्य राज्यों में भी बहती है। तो हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में भी थोड़े बहती है, तो हालांकि पंजाब में ही बहती है और उसके बाद राजस्थान में चली जाती है। तो ये भारत की सबसे लंबी कृत्रिम नहर के नाम से भी जानी जाती है, जिसे हम राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। जो गोदावरी नदी है यदि इसकी बात करें तो ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर, और ये नासिक महाराष्ट्र में है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक महाराष्ट्र, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है। तो यहीं से निकलती गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की यदि बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है। लूनी नदी की यदि बात करें तो ये नाग पहाड़ी, जो कि अरावली पहाड़ी से, अरावली पहाड़ी का हिस्सा नाग पहाड़ी, तो नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी, और ये कच्छ के रण में जाकर जो है समाप्त हो जाती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो रावी नदी की हम बात करते हैं तो ये रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, ये वहीं से निकलती है रावी नदी। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। जो नर्मदा नदी जो कि दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से। ठीक है, तो अमरकंटक से ये नदी निकलती है और नर्मदा नदी, और ये मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये गुजरात में चली जाती है। नेक्स्ट है हमारा सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है तो अमरकंटक। जैसे ये अमरकंटक स्थान है, यहाँ से एक नदी जाती है सोन और एक से नर्मदा। तो मैंने आपको बताया था, पहले हमने पेपर में पढ़ा था, ये सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है और नर्मदा, ये दोनों की दोनों जो है ये अमरकंटक से ही निकलती हैं। तो हालांकि ये प्रश्न भी हमने पढ़ा था अभी। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहीं से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। गंडक नदी निकलती है। जो गंडक नदी है यदि हम इसकी बात करें तो ये नेपाल से आती है, नेपाल से हमारे भारत में एंटर करती है और उसके बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंडक नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की, और ये नेपाल से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ताप्ती नदी निकलती है। जो ताप्ती नदी है ये निकलती है बैतूल जिला, बैतूल जिला जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ताप्ती नदी बैतूल जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये मुल्ताई एक स्थान है वहीं से निकलती है। तो मुल्ताई स्थान से ही ताप्ती नदी निकलती है और जिला पड़ता है बैतूल जिला, और कहाँ है तो मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। नेक्स्ट हमारा कावेरी नदी निकलती है। जो कावेरी नदी है यदि हम इसकी बात करें तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक में। तो ये कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी किन 5 राज्यों से होकर बहती है। तो गंगा नदी की यदि हम बात करें, भारत की बहुत ही प्रमुख नदी है। तो गंगा नदी जो है 5 राज्यों से बहकर बहती है, उनको समझ लेते हैं। एक है उत्तराखंड यूके, दूसरा यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, और चौथा बिहार, और 5वां झारखंड। तो ये 5 राज्यों से होकर बहती है गंगा नदी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है
और पांचों राज्यों में इसका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रभाव ये छोड़ती है अपना। उत्तराखंड की यदि बात करें तो उत्तराखंड में अलकनंदा भागीरथी नदी निकलती है और दोनों मिलकर ही बनती है गंगा नदी। और केदारनाथ एवं बद्रीनाथ भी गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके किनारे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उसको समझ लेते हैं अब हम। गंगा नदी की लंबाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट हमारा गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। तो गंगा नदी की सबसे लंबाई कम की बात की जाए तो ये झारखंड में पड़ती है। और मैं आपको बता दूं गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर अगर आपसे पूछा जाए तो है कानपुर। ठीक है, कानपुर जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी और इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। अभी हमने पढ़ा भी था। देवप्रयाग के बाद भागीरथी को कहते हैं। जो देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी जब मिलती हैं तो दोनों को सम्मेलन को गंगा नदी के रूप में जाना जाने लगता है। नेक्स्ट हमारा गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को यदि हम बात करें बांग्लादेश में क्या कहते हैं तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना नदी के नाम से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और भारत में किन दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो भारत में यदि हम बात करें तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर। तो सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी लगभग भारत में ये दो नदियाँ बिल्कुल लगभग समान लंबाई वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं एवं ज्वार नदमुख एस्चुरी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो भारत की कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बह गिरती हैं फिर अरब सागर में गिरती हैं और ज्वार नदमुख बनाती हैं? तो नर्मदा नदी है और तापी नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दो नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटी से भी होकर बहती हैं और ये नदियाँ जो है एक्चुअली ज्वार नदमुख बनाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं जो आपके जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं जैसे पश्चिम है इधर तो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं वे सभी नदियाँ एक्चुअली ज्वार नदमुख बनाती हैं। और जो नदियाँ पूर्व में होकर बहकर अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे सभी की सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो आप इस बात को जो है अपने दिमाग में फीड कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोहित नदी जो 189 में पता है लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? जो लोहित नदी इसे हम खून नदी के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ खून नदी। ठीक है, जो खून नदी है खून नदी के नाम से भी जाना जाता है लोहित नदी को और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं बनाती हैं। तो हालांकि अभी हमने बात भी की थी कि जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं जैसे यह है पूर्व से जैसे जब पश्चिम की ओर बह के जाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं तो वो सभी की सभी नदियाँ बनाती हैं ज्वार नदमुख। ठीक है, ज्वार नदमुख जिसे एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ज्वार नदमुख बनाती हैं जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। जैसे एक नदी है गोवा में मांडवी नदी, गोवा में मांडवी। ठीक है, तो मांडवी नदी है एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि मांडवी नदी क्या बनाती है? तो मांडवी नदी गोवा में बहती है और ये गोवा की राजधानी भी पणजी है जो कि पणजी गोवा की राजधानी वो भी मांडवी नदी के किनारे ही स्थित है और मांडवी नदी बनाती है एस्चुरी अर्थात ज्वार नदमुख। और जो नदियाँ पूर्व की ओर बहकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी बनाती हैं डेल्टा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जो नदियाँ पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे सभी बनाती हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। और डेल्टा एक त्रिभुजीय आकार का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है जैसे इस प्रकार से धाराएं निकलती हैं तो जो बीच का क्षेत्र बचता है ये एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसी प्रकार से जो डेल्टा का निर्माण होता है। कमेंग नदी सहायक नदी है। जो कमेंग नदी है यदि इसकी हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कमेंग नदी।
नेक्स्ट है हमारा सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। जो सुबनसिरी नदी है, यदि हम इसकी बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो मैंने आपको 8 नदियाँ जो प्रमुख नदी थी ब्रह्मपुत्र की सहायक, उनको भी मैंने फिगर से आपको समझाया था। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है। तो गंडक नदी की यदि हम बात करें तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है। और गोमती नदी किसकी सहायक नदी है। अगर गोमती नदी आपसे पूछी जाए तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, गोमती नदी। और गोमती की यदि बात करें तो गोमती नदी लखनऊ की जो राजधानी है, सॉरी, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, एक गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। और मैं आपको और बता दूं, गोमती नदी है, इसे फुलर झील, इसकी जो इसका उद्गम स्थल है वो है फुलर झील। फुलर झील जिसे गोमत ताल के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फुलहर झील, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं, गोमत ताल, ठीक है। फुलर झील को गोमत ताल के नाम से जाना जाता है। और ये झील स्थित कहाँ है, तो पीलीभीत में, ठीक है, पीलीभीत से निकलती है। और इसे फुलर झील के नाम से भी जाना जाता है और गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। और पीलीभीत से निकलती है। और गोमती नदी इसी से, फुलर झील से ही गोमती नदी का उद्गम होता है। और बाकी बातें आगे हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोसी नदी किसकी सहायक नदी। जो कोसी नदी है, यदि हम इसकी बात करें तो इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये नेपाल से बहकर आती है, हमारे बिहार में आती है, इसके बाद जो है गंगा नदी से मिल जाती है। तो कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा, हुगली नदी किसकी सहायक नदी है। हुगली नदी की यदि हम बात करें तो एक गंगा नदी की सहायक नदी है हुगली नदी। तो हुगली नदी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। और यदि बात करें तो ये जैसे गंगा नदी बहती हुई जाती है, ये मुख्य धारा जो इसकी चली जाती है बांग्लादेश में, लेकिन बाद में ये जो एक इसकी छोटी धारा जो है वो हुगली नदी के रूप में बढ़ जाती है। तो इसीलिए गंगा की सहायक जो है हुगली नदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है। जो घाघरा नदी है, यदि हम इसकी बात करें तो घाघरा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। घाघरा नदी गंगा की सहायक नदी है घाघरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना किसकी सहायक नदी है। यमुना नदी का भी एक नदी तंत्र है, लेकिन यमुना भी सहायक नदी है किसी की, तो वह है गंगा नदी की। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है यमुना नदी, ठीक है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में यमुना को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा सोन नदी। सोन नदी अगर आपसे पूछा जाए कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो है गंगा नदी की। गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। तो ये वीडियो जो है हम यहीं तक रखेंगे। और 200 जैसे हम यदि बात करें तो लगभग 600 प्रश्न हमने लिए, 600 प्लस। उनमें से हम 200 के जो प्रश्न हैं उनका एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो एक वीडियो 200 का, अर्थात हम 3 वीडियो में 600 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो था वो हमारा यहीं तक था। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसको हम बारी बारी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 400 तक पढ़ेंगे प्रश्नों तक, और उसके बाद 400 से 600 तक पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम जो है कंप्लीट 600 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और इसके माध्यम से आप जो भी भूगोल का हम जो भी सेशन ये पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से आप जब इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपका पूरा भूगोल जो है वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हालांकि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम 300 का सेशन करेंगे, लेकिन वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो इसके कारण हम 200 के प्रश्न पढ़ेंगे और इसके माध्यम से 3 वीडियो में इसको हम समाप्त करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।